नमस्कार दोस्तों, क्या आप क्लास 10th विज्ञान में फेल हैं या आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। यदि आप इन क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कर लेते हैं तो आप 100% बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। देखिए, आप जानते हैं सोडियम है अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। क्रियाशील का मतलब ये होता है, देखिए ये है एक डिब्बा और इसके अंदर रखा हुआ है सोडियम और इसके अंदर ये है मिट्टी का तेल। हमेशा इसको डुबोकर ही रखा जाता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों रखा जाता है। देखिए, तो अपन इसकी विपरीत बात करते हैं। यदि अपन सोडियम के लिए डिब्बे से बाहर निकालें और अपन एक टेबल पे अपन इसके लिए रख दें तो ये सोडियम क्या करेगा, हमारे वायुमंडल की अलग अलग प्रकार की गैसों से क्रिया कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन और प्रकार की अलग अलग प्रकार की गैसों से क्रिया करेगा और ये जलने लगेगा और धीरे धीरे फट जाएगा। तो इसके लिए फटने से बचाने के लिए हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। देखिए, आंसर है सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जिसके लिए खुला में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और आग उत्पन्न कर देता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके लिए जरूर तैयार करें। अगले वाले क्वेश्चन में छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा है खनिज। आपके लिए इसको ऐसा समझना होगा कि जब हम छोटे में चुम्बक से खेलते थे और चुम्बक अपनी जब भी रेत में या धूल में गिर जाती थी तो वो धूल या वो रेत अपनी चुम्बक में चिपक जाती थी। तो अपन सोचते थे इस रेत में क्या कहीं ना कहीं लोहा है क्या, या चुम्बक है। तो देखिए, जो रेत या धूल रहती है जो अपनी चुम्बक से चिपक जाती है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं छोटे बहुत लोहे के पार्टिकल होंगे, तो वही अपने खनिज कहलाते हैं। परिभाषा में क्या लिखा है देखते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। मृदा या फिर रेत, जब भी अपनी चुम्बक मृदा या फिर रेत में गिरती है तो थोड़े से पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो उसे ही अपन कहते हैं खनिज। जो चिपका हुआ है ना, उसी के लिए। देखिए, अगली परिभाषा है गैंग। गैंग का मतलब होता है गंदगी। पृथ्वी से प्राप्त ऐसे खनिज अयस्क जिनमें रेत या मिट्टी आदि की कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जैसे मान लो ये अपनी कोई रेत है जो चुम्बक के अंदर चिपक गई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, पहली बात, इसमें तो एक है अशुद्धि, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है इसके अंदर लोहा या फिर जो चीज़ चिपक रही है वो पार्टिकल हैं। तो ये जो अशुद्धि है ना, उसी के लिए अपन बोलते हैं गैंग। और जो पेवर पदार्थ है ये, इसके लिए अपन खनिज बोल रहे हैं। आप इस परिभाषा को तैयार कर सकते हैं। अगली परिभाषा है अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी जो भी अपना खनिज रहता है, जो ज़्यादा मात्रा रहती है, उन्हीं के लिए अपन बोल रहे हैं अयस्क। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे कहते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय होते हैं, उन्हें अपन अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय होते हैं, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के गुण दिखाते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एक व्यक्ति ऐसा रहता है वो दुश्मन की साइड भी बोलता है और अपनी साइड भी बोलता है, तो अपन मान सकते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड हो सकता है, क्योंकि ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार गुण दिखाता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुम्बकीय बल की अनुभूति होती है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके लिए आप डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो आपको एक ही बार में याद होगा। देखिए, ये एक अपनी चुम्बक रखी हुई है, अपन ने यहाँ पर इतने पास एक अपन ने कोई एक खील रखी या फिर कोई भी लोहे का टुकड़ा रखा तो वो चिपक गया। अपन ने यहाँ रखा तो भी वो चिपक गया, लेकिन अपन ने यहाँ पर रखा तो वो चीज़ यहाँ से नहीं चिपकी। कहने का मतलब ये है कि इससे जो बल रेखाएं निकल रही हैं ना, वो यहाँ तक निकल रही हैं, यहाँ तक चुम्बकीय बल रेखाओं का प्रभाव है। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा चुम्बकीय क्षेत्र। जहाँ तक चुम्बक का प्रभाव रहता है वो चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए, परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुम्बकीय बल रेखाओं की अनुभूति होती है उसे अपन बोलते हैं चुम्बकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी युक्तियों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर पाई जाती है या फिर उपयोग किया जाता है। यानी अपन के लिए मन से ऐसी बात बताओ या फिर ऐसी चीज़ें बताना है अपन के लिए जिनके अंदर मोटर पाई जाती है। तो आप कहेंगे सर बहुत सारी हैं। देखिए, पंखा होता है उसमें मोटर है। मिक्सर यानी घर में जो अपन चटनी पीसने के लिए मिक्सी यूज़ करते हैं उसमें ही पाई जाती है मोटर। देखिए, फिर विद्युत कूलर, इसमें ही पाई जाती है विद्युत मोटर। पंखा हो गया, आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, और आप ऐसे मन से लिख सकते हैं बहुत सारे जिनमें विद्युत मोटर पाई जाती है।
ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? एक लाइन में अकेला आंसर है। किसी चालक में, चालक का मतलब अपना तार हो सकता है, अपना कोई भी अपना लोहे का टुकड़ा हो सकता है, मतलब जिसके अंदर करंट बहता है उसको बोल रहे हैं अपन चालक। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत मतलब करंट और आवेश, आवेश करंट का ही एक रूप होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मानो देखिए ये एक अपना लोहे का टुकड़ा हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर आवेश बह रहा है। अब आवेश बह रहा है तो अपन इसके लिए बोल रहे हैं विद्युत धारा, यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से दिखाते हैं। आई से इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए अपन आई से दर्शाते हैं। ऐसा ही मात्रक पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। इसका सूत्र याद रखें, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, यानी 1 सेकंड में बहने वाले आवेश के लिए विद्युत धारा कहते हैं। अब अपन ऐसे क्वेश्चनों की बात करते हैं कि मैंने देखा है 3 साल से कि इस टाइप से क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का पेपर हो या फिर रुक जाना नहीं का पेपर हो, ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए विद्युत परिवेद के आलेख बताइए, यानी अपन के लिए आलेख बनाना पड़ता है। तो देखिए पहले बल्ब, जो बल्ब रहता है वो अपना ऐसा बनाया जाता है, एक लाइन, ठीक है, फिर बीच में अपने ऐसा 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 और ऐसा करा, फिर यहाँ पर अपने ऐसा कर दिया। बस इतना बनाने के लिए अपन के लिए 1 नंबर मिलता है एक डायग्राम का। ऐसे अपने 3 या 4 डायग्राम आ जाते हैं, कभी कभी 2 भी आते हैं। देखिए जो सेल रहता है, सेल का क्या होता है, सिंपल, एक अपनी लाइन खींचो, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ लगा दो प्लस और यहाँ लगा दो माइनस, और एक ऐसी लाइन खींच दो, बस इतना सरल है सेल। अब ऐसे सेल अपन बहुत सारे मिला देंगे ना तो बैटरी बन जाएगी। सिंपल है, एक लाइन फिर बड़ी लाइन फिर ऐसा फिर छोटा फिर ये फिर बड़ा फिर छोटा फिर ऐसा फिर और बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर और बड़ा, ये इस प्रकार से अपन बना देते हैं। तो अपन ये बहुत सारे बना दिए, बहुत सारे बने सेल बना दिए, प्लस माइनस, ये बड़ा वाला प्लस माइनस और यहाँ माइनस, तो ये बन जाती है अपनी बैटरी, मतलब जो सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। अगला देखो, अगला तार है। तार में कुछ नहीं करना, एक अपनी ऐसी लाइन खींचो, एक यहाँ पर ऐसा बनाओ, एक यहाँ पर ऐसा बनाओ, बस तार हो गया। फिर है तार संधि। तार संधि में क्या होता है, तार अपने यहाँ पर जोड़ते हैं, ऐसा ऐसा और ये इस टाइप से, ये तार संधि होती है। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे बनाए हैं, देखें आप इनके लिए ज़रूर तैयार करें, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इनके लिए वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। यदि आपने इसके पहले की वीडियो का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप जाके वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वह वीडियो ज़रूर जाके देख लें। अगला क्वेश्चन है, जो आभूषण रहते हैं सोने, चांदी या फिर प्लेटिनम के क्यों बनाए जाते हैं? देखो सीधी सी बात है कि सोना, प्लेटिनम या चांदी ये अपनी कम क्रियाशील धातुएं रहती हैं। ये वायुमंडल में गैसों से, पानी से और भी कई पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं, इनके ऊपर जंग नहीं रखती है, इसलिए सोने और चांदी के और प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। आंसर है प्लेटिनम, सोना, चांदी अत्यंत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जिससे इनका संचारण नहीं होता। संचारण का मतलब यहाँ पर जंग से है, इन पर जंग नहीं लगती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये वाला क्वेश्चन तो आपके फाइनल पेपर का क्वेश्चन है, और फाइनल पेपर के क्वेश्चन सप्लीमेंट्री वाले पेपर में जरूर आ जाते हैं। देखिए परावर्तन, तो देखो इसका पहला वाला नियम ये रहता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप ऐसे समझें, देखें ये आपका कोई कांच है, यहाँ से अपन ने टॉर्च का प्रकाश डाला तो यहाँ से टकराएगा, आप कहेंगे सही बात है, और टकरा कर इस कांच से यहाँ पर ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिए बीच में एकदम सीधा ये जो लाइन रहती है अपन ये मान लेते हैं, तो ये इसके लिए अपन बोलते हैं अविलंब। आप ध्यान रखें, इसके लिए बोलते हैं अविलंब। देखो जो किरण आती है उसके लिए अपन बोलते हैं आपतित किरण, याद रखें आपतित किरण, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखो जो किरण जाती है ना टकरा कर कांच से, उसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण बोलते हैं। आप कहेंगे ठीक है सर। देखो आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और ये बीच में क्या है अविलंब। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपन बोलते हैं आपतन कोण। आप कहेंगे ठीक है सर। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ये लिखा है परावर्तन कोण। तो याद रखें आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 बनेगा। यहाँ मान लो 50 है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 50 बनेगा, है ना। तो पहला वाला नियम यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला है ये अपन को नहीं देखना, ये एंगल आई बराबर एंगल आर है, इतना ना लिखें आप, यहाँ तक लें काम चल जाएगा। देखो अगला वाला पॉइंट है
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो इसको ऐसे समझें कि आपतित किरण मतलब ये वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब ये वाली किरण, ये जा रही है ये वाली, और आपतन बिंदु मतलब जहाँ पर ये किरणें टकराती हैं। आपतन बिंदु अभिलंब मतलब ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें, आप 100% बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। बस विश्वास बना कर रखें। यदि आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।